Hello everyone and welcome back to Meraki Learning. So in this video, we will be continuing with the previous year questions of UGC NET Public Administration 2021 exam, and we will be solving the question number 11 to 20 of the subject paper of Public Administration, that is the paper 2. So let's get started. The first question for today, question number 11, is which one of the following thinkers did not accept duality or dichotomy between individuals and group? निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यक्ति और समूह के बीच वैधता अथवा द्विभाजन को स्वीकार नहीं किया? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 लूथर गोलिक, 2 हेनरी फेल, 3 मैक्स वेबर एंड 4 मेरी पार्कर फॉलेट. अगेन आई वुड एडवाइज यू कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद जो है आप आंसर देखें. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ 4 मेरी पार्कर फॉलेट. तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से किस थिंकर ने इंडिविजुअल और ग्रुप को जो है वो अलग अलग लेकर नहीं चले, राइट. उन्होंने अलग से इंडिविजुअल या अलग से ग्रुप पे फोकस नहीं दिया, उनको अलग अलग लेकर वो नहीं चले, एक ही तरह से जो है वो अपनी थियोरी में डील कर रहे हैं, राइट. तो इसका आंसर है आपका MP फॉलेट. ठीक है, तो शी डिड नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप. अगर आपको याद हो व्हेन वी डिड MP फॉलेट वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मेरी पार्कर फॉलेट ने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था एंड शी बिलीव्ड इन क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे ग्रुप की है, ना कि किसी पर्सन की. तो ऐसा नहीं है कि इनिशियली बोल दिया कि पूरे ग्रुप की है एंड लेटर भी से कि किस पर्टिकुलर पर्सन की है. नो. तो शी रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी बिलीव्स इन, शी सपोर्ट्स क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ग्रुप पे जो है फोकस कर रही है, प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही है. ओके, so she was the one who did not accept duality between individuals and the group. So your option number 4 would be correct over here. Coming to next question, who has referred to the comparative public administration movement as self conscious movement? तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को किसने आत्म चेतन आंदोलन कहा है? 1 फ्रेडरिक्स, 2 जॉन मोंटगोमेरी, 3 Dwight Waldo and 4 Martin Landau. Okay, so the answer to this particular question is option number 3 Dwight Waldo. Dwight Waldo ने comparative public administration movement को self conscious movement कहा. फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, right? So option number 3 would be your correct answer over here. Coming to the next question, who has distinguished between normally conceived planning and unplanned change planning? सामान्यतः संकल्पित योजना और अनियोजित परिवर्तन योजना में किसने भेद किया है? योर ऑप्शंस आर गेराल्ड ई काइडन, 2 डोनाल्ड सी स्टोन, 3 जॉन मॉन्टगोमेरी एंड 4 एडवर्ड वेडनर, राइट. तो बेसिकली एक नॉर्मली कंसीव्ड प्लानिंग जो हम प्लान करके चल रहे हैं वो वाली प्लानिंग, और एक अनप्लान्ड चेंज जब हो जाता है. ओके, सो प्लानिंग फॉर अनप्लान्ड चेंज, बेसिकली इसमें किसने डिफ्रेंशिएट किया है? सो ये आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ड वेडनर. सो बेसिकली उन्होंने 8 मॉडल्स दिए थे आपके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कि किस किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, किस किस तरीके से चेंज होता है, राइट. सो देयर आर 8 मॉडल्स. आई विल शेयर द PDF विद यू प्रोबेबली इन द टेलीग्राम चैनल. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF आई विल बी शेयरिंग टुडे. आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो चेंजेस हैं वो प्लान किए जाएँ. समटाइम्स जो चेंजेस आते हैं दे कैन बी अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कुछ इन्वायरमेंटल सिचुएशन हो सकती है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कुछ रिएक्शन होंगे, चाहे वो कुछ इंडिविजुअल्स के हों, कुछ एलिट्स के हों, कुछ सोशल कम्युनिटी के हों, किसी के भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई चेंज आए. तो जो चेंज आ रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान किया गया हो, इट कैन ऑल्सो बी अनप्लान्ड, राइट. सो ये जो है एडवर्ड वेडनर कहते हैं. और भी इसके मॉडल्स हैं, आप पढ़ना चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं, राइट. सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इन कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर वैलिड? ओके, तो हिंदी में मैं सिर्फ मेन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले बाकी अच्छे से पढ़ सकते हैं. प्रशासनिक तंत्रों और प्रक्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सार्थक है? So in English we have the options. Administrative structure is a dependent variable. 2 power is dependent variable.
3 administrative behavior is an independent variable, and 4th is dependent or independent variables are depended on the nature of research problem, right? So now आप जरा ध्यान से सोचिए इस क्वेश्चन को देख के. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हो सकता है बट इट डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? सिमिलरली पावर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, हो सकता है, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ वेरिएबल्स ले कौन से रहे हैं. अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ले रहे हैं. तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा, हमारे एक्स वाई यहाँ पे क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर डिपेंड करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपका डिपेंड नहीं करेगा, राइट? सो इट डिपेंड्स व्हाट फैक्टर्स यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट. सो ऑप्शन नंबर 4, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, आप कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, आप उनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या ले रहे हैं. ओके, वी कैन नॉट गिव अ जनरल स्टेटमेंट कि कौन सा फैक्टर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा जो फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट डिपेंड्स कि हम कौन से फैक्टर्स जो है वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? सो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक कॉमन सेंस से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. सो योर ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट ओवर हियर. डिपेंड करता है ना कि हम फैक्टर्स कौन से ले रहे हैं, कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं. जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता लगेगा फिर हम देखेंगे कि जो बाकी फैक्टर्स हैं वो उस पर डिपेंड कर भी रहे हैं कि नहीं भी कर रहे, राइट? सो योर ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट ओवर हियर. Now coming to 15th question, that is 5th question for today. Which country's administration has been called modernizing administration? किस देश के प्रशासन को आधुनिकीकारी प्रशासन कहा गया है? 1 फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 2 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 3 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड 4th इज अ जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो इसका आंसर है योर ऑप्शन नंबर 4, जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. व्हेनेवर यू विल स्टडी अबाउट जापान, जब भी हम आप जापान के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करोगे, आपको पहली लाइन में या पहली दूसरी लाइन में ही लिखा मिल जाएगा कि द मॉडर्न स्टेट ऑफ जापान. ओके, मॉडर्न वर्ड आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा. तो इट इज़ रेफरिंग टू योर जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. वहाँ पे फिर आप पढ़ेंगे मेजी रिस्टोरेशन के बारे में विच केम अपॉन 1868. आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, अदरवाइज द वीडियो वुड बहुत लंबी हो जाती है. सो जब हम मॉडर्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दैट रेफर्स टू योर जापानीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जब भी आप पढ़ेंगे यू विल ऑलवेज फाइंड द वर्ड मॉडर्न ओवर देयर. डू हैव अ लुक. So over here your option number 4 would be correct. Now next question is, the concept of judicial review was borrowed for Indian constitution from. भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की संकल्पना ली गई है, कहाँ से? So option number 1 is your United Kingdom, number 2 is Canada, number 3 is South Africa and number 4th is United States of America or your USA, right? So very simple question, straightforward question है. Again the answer is your option number 4, USA. USA से जो है हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है. ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है छोटा सा, वो आप पढ़ सकते हैं. आपको ये लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वहाँ से मिल जाएगा. और भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे यू विल इजीली फाइंड कि हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं. यू कैन स्टडी दैट, राइट? सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट ओवर हियर. देन वी हैव द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज. भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इस नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है. 2 इज साइमन कमीशन, 3 is Sadler Commission report and 4th is your Morley-Minto reforms, right? So the answer to this particular question is option number 4, Morley-Minto reforms which came in 1909. ये फेमस किस लिए हैं? ये जो रिफॉर्म्स है 1909 की, ये फेमस किस लिए हैं? हाईलाइट क्या है इनकी कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इन्होंने दे दिया था. एंड दैट इज़ वाई जो मिंटो हैं उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है. फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है किसको? मिंटो को. ओके, नाउ ये आपके जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, इन्हें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, विच केम इन
1919, साइमन कमीशन आपका आया 1927 में, सैडलर कमीशन रिपोर्ट, सैडलर कमीशन आया था आई थिंक इन 1917, रिपोर्ट उसके 1-2 साल बाद आई होगी। इट वाज ऑन द ऑन कैलकाटा की यूनिवर्सिटी की कंडीशंस के ऊपर ये जो है आपका कमीशन बनाया गया था, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम है 1909 का। Your next is, in which year the office of the Special Officer for Linguistic Minorities was created under the provisions of Article 350B of the Constitution? किस वर्ष में संविधान के अनुच्छेद 350B के प्रावधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय को स्थापित किया गया था, राइट। सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर है, उनके लिए ये जो ऑफिस है कब बनाया गया? ऑप्शन है 1955, सेकेंड इज 1956, 3 है आपका 1957 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1958। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, 1957, राइट। सो नाउ यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में ऑफिस पूछा गया है। अगर प्रोविजन होता, अगर यहाँ ऑफिस की जगह had they used the word provision, then your answer would have been option number 2, 1956. So the provision for the officer of linguistic minorities was inserted in the year 1956 via 7th constitutional amendment, तो provision जो है वो आपका add हुआ 1956 में, उसके बेसिस पे जो ऑफिस आया वो कब आया आपका 1957 में। ओके, सो दिस यू मस्ट सी कि पूछा क्या गया है आपसे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट ओवर हियर। नाउ 19th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच आर्टिकल of the Constitution of India guarantees protection from social injustice and all forms of exploitation? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सामाजिक न्याय और सभी प्रकार शोषण से सुरक्षा की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, 2 आर्टिकल 16, 3 आर्टिकल 18 एंड 4th इज योर आर्टिकल 46। नाउ इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिस्कशन हुई थी जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, राइट, एंड वी हैड डिस्कस्ड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड ईमेल्स के द्वारा भी हमने किया था। प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में? प्रॉब्लम है आपका वर्ड गारंटीज, राइट। सो फर्स्ट हम सारे आर्टिकल्स देखते हैं कि करके। सो वी नो आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट discrimination, it prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth, right? Then we have article 16, article 16 क्या करता है? It talks about equality of opportunity in matters of appointment. Then we have your article 18 talks about abolition of titles, and then we have article 46 which is the directive principles. article 46 क्या बोलता है? ये कहता है that the state shall promote with special care the educational and economic interests of weaker sections of the society, in particular scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation, right? So if we look at the exact terminology, अगर हम exact statement की बात करें जो question में है, then the answer should be your article number 46, राइट। स्पेशल जो मेंशन है सोशल इनजस्टिस का एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का, वो आपके आर्टिकल 46 में है। बट सिंस इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट डज नॉट गारंटी। अब इसके ऊपर काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी, डिबेट हुई थी, हमने करी थी चैनल पे भी और ईमेल्स के द्वारा भी, विच वॉज वेरी गुड, काफ़ी अच्छे कंक्लूजन वो निकल के आए थे। बट यहाँ पर मेरा पर्पस जो है अभी डिबेट डिस्कशन करना के लिए, आई एम जस्ट पुटिंग द होल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि ये सही क्यों हो सकता है, ये सही गलत क्यों हो सकता है, और ऑफिशियल आंसर की क्या है, राइट। सो क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये गारंटी नहीं करता है। ओके, उसके बाद हमने काफ़ी डिस्कशन की थी कि जो टर्मिनोलॉजी है वो है एनफोर्सेबल एंड जस्टिशिएबल। ओके, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। बट क्या जस्टिशिएबल और एनफोर्सेबल का मतलब गारंटी करना ही होता है? आर दिस सिनोनिमस? नो, दीज आर नॉट सिनोनिमस। बट अगर गारंटी कैसे है, किसी चीज़ की गारंटी है, इसका मतलब अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है हम जा सकते हैं उसके अगेंस्ट, ओके, वो कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स कर सकता है। बट अगेन यहाँ पे फिर कंसेप्ट आ गया इन्फोर्सेबल का, तो दीज आर रिलेटेड। कहने का मतलब गारंटी एग्जैक्टली आपका इन्फोर्स और जस्टिशिएबल नहीं है, बट दीज आर रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बनता था वो बनता था आपका
in my opinion, in my personal opinion, your Article 15, right? But Article 15 only talks of about discrimination. Now क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सप्लॉयटेशन खाली डिस्क्रिमिनेशन से ही हो सकती है? ओके, सो नहीं, और तरीके की भी हो सकती है, बट देन देर इज ऑल्सो व्यू कि एक्सप्लॉयटेशन का एक ग्राउंड होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन, राइट? सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में. इट शुड हैव बीन बेटर फ्रेम्ड. ओके, तो मैंने जो अपना व्यू रखा था टेलीग्राम चैनल पे, अगेन दैट वाज दैट आर्टिकल 15 इज द बेस्ट सुटेड आंसर, जो कि मैंने डिस्कशन की विद माय कलीग्स एंड सुपीरियर्स एंड सम इवन सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जिनको मैं जानती हूँ, राइट? सो आर्टिकल 15 शुड हैव बीन एन आंसर. अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो या तो ये क्वेश्चन रद्द कर दिया जाता, सबको मार्क्स मिलते, या फिर आर्टिकल 15 जो आंसर होता. बट इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो आंसर आएगा वो आपका आर्टिकल नंबर 46 आएगा, क्योंकि यूजीसी नेट ने जो ऑफिशियल एनटी ने जो आपका आंसर एक्सेप्ट किया है, दैट इज योर आर्टिकल 46. अगेन देयर आर सर्टेन व्यूज ओवर हियर कि अलग अलग जजमेंट्स आई हैं, अलग अलग जजेस हैं जिन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं कि आपके जो ये भी हैं जो डीपीएसपी भी हैं वो एनफोर्सेबल हैं. बट अगेन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें, आर्टिकल 37 जो है वो इटसेल्फ बोलता है कि आपके जो डीपीएसपी हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो जस्टिशिएबल नहीं है, राइट? तो ये पूरी पिक्चर जो है मैंने आपके सामने रख दी है. दीज आर जस्ट कि क्या है क्या नहीं है. अगर हम कंक्लूड करें तो जो क्वेश्चन है उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें गड़बड़ है, या तो या वो गारंटी वर्ड यूज़ ना करते. एंड अगेन जो आर्टिकल 46 है टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द वीकर सेक्शंस एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. सो द ऑफिशियल आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 46, sorry, article number 46. But again the question should have been better framed, right? So the last question for today is, in which year was a separate department of disability affairs created within Ministry of Social Justice and Empowerment? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किस वर्ष में दिव्यांगता मामले का एक अलग विभाग स्थापित किया गया? राइट, सो द ऑप्शंस आर अक्टूबर 1998, May 1998, October 2011 and May 2012. So the correct answer is option number 4, 12 May 2012 को एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स क्रिएट किया गया. एट प्रेजेंट इस डिपार्टमेंट का जो नेम है दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. डिपार्टमेंट ऑफ empowerment of persons with disabilities or Divyangchans, right? So this is the present name. So option number 4 is correct. So that's it for today's question. Before we end this video, I would like to share that in the last video किसी ने पूछा था कि what is the best source to cover all the previous year questions. Although I had answered that particular question, but I am very happy to share कि वो कमेंट जो है किसी स्टूडेंट ने पढ़ा, प्रीवियस जो स्टूडेंट रहे हैं उनका लास्ट टाइम जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई भी हुआ है, एंड शी रेड दैट कमेंट एंड शी वॉलंटरली शेयर्ड द पीडीएफ कंटेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद मी ऑन माय ईमेल, राइट? तो बहुत अच्छा लगता है. दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल, टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच इज सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, राइट? एक कंपटीशन तो है, बट देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन, एंड यही जो है एम है कि हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करें इन अ पॉजिटिव मैनर एंड टू ग्रो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो अच्छा लगा, शी शेयर्ड इट विद मी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट पीडीएफ today on the telegram channel itself. You can find the link of the channel either in the description box or I will pin a comment, right? So that's it for today's video. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छी लगी हो, please make sure you like it. It motivates me to make more videos. And that's it. Keep preparing hard and smart. I'll see you super soon. Thank you.